Hi again. I hope the last video helped you in the revision of section number 218, section number 221, and section number 222. Now, in this video, we are covering section number 223, section number 224, and section number 225. So, without wasting any time, let's get started. The subject RCD requires a thorough understanding of each and every provision. And in order to impart that understanding, I am taking regular lectures of RCD, and the enrollment for December 2023 examinations are now open. So if you are looking for classes providing 100% coverage of the module along with retention and recalling techniques and in-depth coverage of each and every provision, please enroll by filling the Google form provided in the description of this video. स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 223। सेक्शन नंबर 223 है इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट को लेकर के। इसमें ये बोला है कि इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट जो है वो इंस्पेक्टर सबमिट करेगा। अच्छा, रिमेंबर कि ये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट की बात हो रही है। सेक्शन नंबर 208 के अंदर हमने पढ़ा था कि इंस्पेक्टर सबमिट करता है एक रिपोर्ट रिलेटेड टू इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, वहां पे इन्वेस्टिगेशन नहीं था। ये जो रिपोर्ट है सेक्शन नंबर 223 के अंदर, ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। एंड दूसरी चीज, ये जो रिपोर्ट है ये डिफरेंट है फ्रॉम द रिपोर्ट सबमिटेड बाय एसएफआईओ अंडर सेक्शन नंबर 212 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि एसएफआईओ को जब इन्वेस्टिगेशन असाइन होती है तो फिर बाकी कोई दूसरा जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। बाकी जितनी भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन होती है वो सब एसएफआईओ के पास ही चली जाती है। तो ये वाली चीज हम सेक्शन नंबर 212 में डिस्कस करेंगे। बट ये वाली रिपोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द एसएफआईओ रिपोर्ट। तो एसएफआईओ को जब हमने इन्वेस्टिगेशन असाइन कर दी, उनका जो भी इंस्पेक्टर है जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, रिपोर्ट प्रिपेयर करके दे रहा है, वो वाली रिपोर्ट सेक्शन नंबर 212 में कवर होगी। उसके अलावा अगर किसी भी सेक्शन में हमने किसी इंस्पेक्टर को अपॉइंट करा है और वो कोई रिपोर्ट सबमिट कर रहा है तो वो सेक्शन नंबर 223 में कवर होगी। अब इसमें ये बोला है कि इंस्पेक्टर जो है वो सबमिट करेगा सारी की सारी इंटरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। इंटरिम रिपोर्ट का मतलब जो उसने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर करी है, और फाइनल रिपोर्ट का मतलब जो उसने कंक्लूजन पे ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर करी है। दोनों चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना है। किस फॉर्म में सबमिट करना है वो आपको सीजी बताएगा एज पर सीजीज डायरेक्शन। अब वो राइटिंग में भी हो सकता है, वो प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है। उसके बाद जो कॉपी है रिपोर्ट की, कॉपी ऑफ द रिपोर्ट में बी ऑब्टेन्ड बाय मेंबर, क्रेडिटर या एनी अदर पर्सन जिसका इंटरेस्ट इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में प्रोसिक्यूशन जो है वो रिकमेंड कर दिया कंपनी के अगेंस्ट, या उसने स्पेसिफिक एक्शंस रिकमेंड कर दिए कंपनी के अगेंस्ट, तो हो सकता है कि मेंबर का, क्रेडिटर का या किसी भी और पर्सन का जो एसोसिएटेड है कंपनी के साथ, उसका इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट हो। तो उस केस में क्या वो पर्सन जो है वो इस रिपोर्ट की कॉपी ऑब्टेन कर सकता है? द आंसर इज यस, वो कॉपी ऑब्टेन कर सकता है। बट उसको ये कॉपी ऑब्टेन करने के लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद इस रिपोर्ट को जो है ऑथेंटिकेट करा जाएगा। कैसे करा जाएगा? तो जो भी कंपनी इन्वेस्टिगेट, जिस भी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करा गया उसकी कॉमन सील अगर है तो उसकी कॉमन सील लगा दी जाएगी। और अगर दूसरा केस ये कि बाय सर्टिफिकेट ऑफ प्रॉपर ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ द रिपोर्ट, जिस भी ऑफिसर की कस्टडी में रिपोर्ट रखी जाएगी उस ऑफिसर का जो है सर्टिफिकेट, जो उसकी मदद से इसको रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट करा जाएगा। लास्ट में ये बोला है आफ्टर द ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट शैल बी एडमिसिबल इन एविडेंस। तो ऑथेंटिकेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑथेंटिकेशन होने के बाद में ही ये जो रिपोर्ट है ये एडमिसिबल होगी इन एविडेंस। तो ये आपको सेक्शन नंबर 223 के अंदर जो है पूरा याद रखना है। कमिंग टू सेक्शन नंबर 224 में ये बोला है कि क्या फॉलोअप एक्शन जो है वो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ले सकती है। तो 4 कैटेगरीज उन्होंने यहाँ पे बताई है। सबसे पहले क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, सेकंड इज वाइंडिंग अप, थर्ड इज वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी, एंड लास्ट वन इज डिसगॉर्जमेंट। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में ये बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिपोर्ट के बेसिस पे जो भी पर्सन गिल्टी है उसको प्रोसिक्यूट कर सकती है। और जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन करेगी उस पर्सन का, तो जितने भी ऑफिसर्स और अदर एम्प्लॉइज हैं कंपनी के और बॉडी कॉर्पोरेट के, उनकी ड्यूटी बन जाएगी कि वो प्रॉपर तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड करे सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसिक्यूशन। सेकेंड इज बाइंडिंग अप। बाइंडिंग अप में सीजी जो है वो प्रेजेंट कर सकता है ट्रिब्यूनल को एक पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। तो वाइंडिंग अप के प्रोविजन में लिखा है कि जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स पर भी ट्रिब्यूनल जो है वो कंपनी का वाइंडिंग अप कर सकता है। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पेटिशन फाइल कर सकता है। और दूसरा केस है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ट्रिब्यूनल को अंडर सेक्शन नंबर 241, जो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का सेक्शन है। उस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कंपनी के अफेयर्स कंडक्ट करे जा रहे हैं इन अ मैनर जो कि प्री जुडिशियल है टू द पब्लिक इंटरेस्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकता है और ट्रिब्यूनल को बोल सकता है कि आप इस केस के अंदर इंक्वायर करो। तो वो वाला केस है सेकंड वाला, या वो दोनों भी कर सकता है ना, वो वाइंडिंग अप की पेटिशन भी दे सकता है फॉर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, और वो एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन नंबर 241। थर्ड केस है वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी। इसमें बोला है कि सीजी जो है वो वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी। अब रिकवरी किस चीज की? तो फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ डैमेज, जो भी डैमेज कॉज करा है कंपनियां बॉडी कॉर्पोरेट ने गलत काम करके, उसके रिकवरी के लिए। या दूसरा फॉर द रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज मिसअप्लाइड और रॉन्गफुली रिटेन बाय द कंपनियां बॉडी कॉर्पोरेट, या कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि उन्होंने गलत तरीके से यूज कर ली या फिर
अपने पास रॉन्गफुली, यानी वो ओनर नहीं है, उनके पास कोई राइट नहीं है उसको रिटेन करने का, बट रिटेन करके रख ली तो उसके रिकवरी के लिए, तो रिकवरी ऑफ द डैमेज एंड रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी मिसअप्लाइड या रॉन्गफुली रिटेन्ड, उसके पर्पस के लिए सीजी जो है वो वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट कर सकता है। इसमें एक और पॉइंट ये बोला है कि सीजी जो है उसको इंडेमनीफाई करा जाएगा बाय द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट अगेंस्ट एनी कॉस्ट या एक्सपेंस ऑफ द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग। तो वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग जो रिकवरी के लिए इनिशिएट करी जा रही है उसका जो भी कॉस्ट और एक्सपेंस आएगा वो सीजी पहले तो पे कर देगा और उसको फिर इंडेमनीफाई करा जाएगा बाय द कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट, यानी वो पैसा सीजी को दिया जाएगा कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा। लास्ट में उन्होंने बोला है डिसगॉर्जमेंट। डिसगॉर्जमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी आपने गलत तरीके से आपको एडवांटेज आपको मिला है वो आपको रिटर्न करना होता है, या बेनिफिट जो है वो आपको रिटर्न करना होता है। तो इसमें बोला है कि फ्रॉड से या फिर अनड्यू एडवांटेज के थ्रू या फिर बेनिफिट जो है इन केस ऑफ फ्रॉड या अनड्यू एडवांटेज या बेनिफिट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ट्रिब्यूनल को फॉर एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स विथ रिगार्ड टू डिसगॉर्जमेंट। और डिसगॉर्जमेंट किस चीज का? असेट का, प्रॉपर्टी का या कैश का। Now CG may also file the application to tribunal to hold the director, KMP या other officer या other person personally liable। तो CG ये भी बोल सकता है ट्रिब्यूनल को कि आप जो है डायरेक्टर को या KMP को या अदर ऑफिसर को या किसी भी और पर्सन को जो कि कहीं ना कहीं रिलेटेड है इस चीज से, उसने मतलब कहीं ना कोई रोल प्ले करा है अनड्यू एडवांटेज में या फ्रॉड में या बेनिफिट में, उसको आप पर्सनली लाइबल जो है वो ठहराओ और उससे जो भी फिर रिकवरी है वो जो है वो करी जाएगी, तो वो पर्सनली लायबल हो जाएगा उस केस में। तो जो आपको फ्रॉड से अनड्यू एडवांटेज के कारण जो भी आपको फायदा मिला है वो तो आपको वापस करना ही पड़ेगा, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ असेट, प्रॉपर्टी और कैश। और दूसरी चीज डायरेक्टर, ऑफिसर, केएमपी जो है या अदर पर्सन जो है उसको भी पर्सनली लायबल जो है वो ठहराया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है 224 के अंदर चारों चीजें, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, वाइंडिंग अप, देन वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी एंड देन डिस्गॉर्जमेंट। कमिंग टू सेक्शन नंबर 225, इसमें ये बोला है कि जो भी खर्चा होगा इन्वेस्टिगेशन पर वो खर्चा जो है वो कौन पे करेगा। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है या जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंस यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो करा जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसमें से आपको वो वाले एक्सपेंसेस हटा देना है जो कि इंस्पेक्शन के लिए इनकर करे जा रहे हैं अंडर सेक्शन नंबर 214। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन नंबर 214 उसको आप साइड कर दो। उसके अलावा जो भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर करेगा इन्वेस्टिगेशन पे वो सबसे पहले पे करे जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो अमाउंट है इसके लिए रिम्बर्स करा जाएगा बाय द फॉलोइंग पर्संस। अब वो पर्संस कौन कौन है? तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसको कन्विक्ट करा गया प्रोसिक्यूशन पे, या फिर जिसको बोला गया कि आप डैमेजेस पे करो या फिर आप प्रॉपर्टी जो है वो रिस्टोर करो। तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसको कन्विक्ट करा गया प्रोसिक्यूशन पे या फिर जिसको कि बोला गया कि आप डैमेजेस पे करो या आप प्रॉपर्टी रिस्टोर करो, वो जो पर्सन है वो क्या करेगा? सीजी को उस इन्वेस्टिगेशन के जो भी एक्सपेंसेस है वो वापस करेगा, बट किस एक्सटेंट तक करेगा? तो उसी एक्सटेंट तक करेगा जितना कि कोर्ट स्पेसिफाई करता है। जितना भी कोर्ट बोलेगा ये प्रोसिक्यूशन के टाइम पर या जब वो ऑर्डर कर रहा है टू पे डैमेजेस या रिस्टोर प्रॉपर्टी, जितना भी कोर्ट स्पेसिफाई करेगा उस एक्सटेंट तक सीजी को रिम्बर्स कर देगा ये पर्सन। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट है जहां पर कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके नेम में प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट करी गई है, वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को भी सीजी को जो है वो रिम्बर्समेंट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस का। और ये किस एक्सटेंट तक करेंगे? टू द एक्सटेंट ऑफ द सम या प्रॉपर्टी रिकवर। तो जो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट हुई है उसकी मदद से जितना भी अमाउंट या जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है जितनी आप रिकवर कर पाए हो उस एक्सटेंट तक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है क्या करना पड़ेगा? रिम्बर्समेंट करना पड़ेगा। और इस केस में जो ये रिम्बर्समेंट का अमाउंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अमाउंट आपको रिम्बर्स करना है, वो इस केस में ये जो सम आपने रिकवर करा है, ये जो प्रॉपर्टी आपने रिकवर करी है, इसके ऊपर फर्स्ट चार्ज बन जाएगा। तो इन सम या प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू है उसमें से सबसे पहले सीजी के उस एक्सपेंस को रिम्बर्स करा जाएगा और उसके बाद में इसका कहीं और यूज जो है वो हो सकता है, तो वो फर्स्ट चार्ज बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। और लास्ट वाला पॉइंट है कि अनलेस अ प्रोसिक्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन नंबर 224, तो जब तक कि प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट नहीं करा जाता सेक्शन नंबर 224 में हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि 224 में आपके पास में कई सारे एक्शंस हैं, तो आपने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वाला एक्शन नहीं लिया, आपने कोई और एक्शन ले लिया, तो उस केस में फिर कौन रिम्बर्समेंट करेगा? तो कंपनी करेगी या बॉडी कॉर्पोरेट करेगी या मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा, मैनेजर करेगा, एज पर द इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट, यानी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में जिसको भी लाइबल ठहराया गया है वो जो भी है वो रिम्बर्समेंट करेगा। वो कंपनी भी हो सकती है, वो बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है। एंड दूसरा, एप्लीकेंट्स फॉर इन्वेस्टिगेशन वेयर द इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन नंबर 213। तो सेक्शन नंबर 213 जिस वीडियो में हमने डिस्कस करा है वहां पर हमने ये देखा था कि सेक्शन नंबर 213 में मेंबर्स जो है कंपनी के या कोई भी दूसरा पर्सन जो है वो अप्रोच कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जो है अपॉइंट करो इंस्पेक्टर को।
तो जो भी अप्रोच कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, जो सीक कर रहे हैं अपॉइंटमेंट इंस्पेक्टर का फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनको फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सपेंस है इन्वेस्टिगेशन के, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, उनका रिम्बर्समेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो ये आपको तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं, ए, बी और सी। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कन्विक्ट करा गया प्रोसिक्यूशन पर, या जिसको ऑर्डर करा गया टू पे डैमेजेस या रिस्टोर प्रॉपर्टी। सेकंड, कोई भी कंपनियां, बॉडी कॉर्पोरेट जिसके नेम में प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट करी गई है टू द एक्सटेंट ऑफ सम्स एंड प्रॉपर्टी रिकवर्ड। एंड अनलेस अ प्रोसिक्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन नंबर 224, कोई भी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एमडी, मैनेजर डेल्ट विद एज पर द इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट, या एप्लीकेंट्स फॉर इन्वेस्टिगेशन वेयर द इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन नंबर 213। तो ये पूरा आपको सेक्शन नंबर 225 जो है वो याद रखना है। 225 इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्टार्टिंग में तो एक्सपेंसेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे करेगी, बस बाद में उसको रिम्बर्स कर दिया जाएगा, और रिम्बर्समेंट के 3 पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। I hope this video helped you in recalling the provision and get better understanding of the provisions discussed. Thank you so much for watching this video, and I will see you in the next one.